हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले दोस्तों आपको बताएंगे एक बड़ा ही चमत्कार भरी खबर निकलकर सामने आई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आर्मेनिया के बाद पाकिस्तान तुर्की के दोस्त अजरबैजान यानी आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान ने, जिसको तुर्की और पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है, उसने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हथियार मांग दिए हैं। दोस्तों बताएंगे आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अजरबैजान भारत से हथियार मांगेगा। दोस्तों वहीं आपको बताएंगे अपने भारत के सबसे बड़े जासूस जाएंगे चाइना, बीजिंग के साथ क्या होने वाली है बातचीत, क्या रहने वाला है मेन और अहम मुद्दा, आपको बताएंगे। तो वहीं बताएंगे आखिर तनाव के बीच कोलकाता और ढाका क्यों आ जा रहे हैं भारत बांग्लादेश के वॉर वेटरन। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति, कह दिया हमारी भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ नहीं होगा। बताएंगे दोस्तों एक से एक बड़ी खबर है आज आपको, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश अपने भारत का निरंतर समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां आर्मेनिया के बाद पाकिस्तान तुर्की के दोस्त अजरबैजान ने मांगे भारत से हथियार, खास दोस्त से भेजा मैसेज, भारत का क्या रहा जवाब, आपको बता दे दोस्तों ये चमत्कार भरी खबर। जहां आर्मेनिया के साथ लंबे समय से संघर्ष के दलदल में उलझे अजरबैजान ने भारत से हथियार खरीदने की इच्छा जाहिर की है। अजरबैजान ने सीधे भारत से हथियार ना मांगकर एक तीसरे दोस्त देश के माध्यम से नई दिल्ली को यह संदेश भेजा है। अजरबैजान का ये अनुरोध, रिक्वेस्ट इसलिए दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसे वर्षों से तुर्की और पाकिस्तान से हथियार मिलते रहे हैं। तो वहीं उसके दुश्मन आर्मेनिया ने भारत से कई हथियार और रक्षा प्रणालियां खरीदी है। इवन भारतीय हथियारों का इस्तेमाल उसने अजरबैजान पर भी हमला करने के लिए किया है। और ऐसे में अजरबैजान के शिफ्ट ने ध्यान खींचा है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान का यह अनुरोध भारत को एक दोस्त के जरिए से मिला था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने अजरबैजान के इस मैसेज को अनदेखा कर दिया है। नई दिल्ली ने मित्र देश को स्पष्ट कर दिया है कि भारत अपने द्विपक्षीय संबंधों को खुद तय करेगा और वो नहीं चाहता कि कोई अन्य देश बिचौलिया बने। भारत ने अजरबैजान को हथियार देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है दोस्तों, क्योंकि भारत ये भी नहीं चाहता कि उसका लगातार खरीदार आर्मेनिया भी नाराज हो जाए, क्योंकि आर्मेनिया अगर हथियार भारत से खरीद रहा है तो उसको पता है उसका युद्ध अजरबैजान के साथ में है, और अगर भारत उसको हथियार मुहैया कराएगा और अजरबैजान भी भारत से हथियार खरीदेगा तो फिर आर्मेनिया कहीं ना कहीं भारत से खफा हो सकता है। और भारत हमेशा लॉन्ग टर्म सोचकर चलता है, ना कि कुछ पल के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे के लिए खरीदार को निराश नहीं कर सकता अपना भारत। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को आर्मेनिया का भरोसा बनाए रखना चाहिए तो इस मुद्दे पर दोस्तों आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या अजरबैजान को हथियार मुहैया कराना चाहिए अपने भारत को। दोस्तों हाँ या ना में जवाब देते हुए कारण भी बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत के सबसे बड़े जासूस जाएंगे चाइना, बीजिंग के साथ क्या रहने वाली है उनकी बातचीत। चीन के साथ पिछले कुछ महीनों में हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं और अब रिपोर्ट ये है कि भारत के सबसे बड़े जासूस माने जाने वाले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी जल्द ही चीन का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NS अजीत डोभाल जी विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए जल्द ही चीन का दौरा कर सकते हैं। जी हाँ, अजीत डोभाल के बीजिंग दौरे को लेकर यह रिपोर्ट भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी की तरफ से ये संसद के दोनों सदनों में भारत चीन संबंधों पर विस्तृत बयान दिए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। 4 साल बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर प्रकाश डालते हुए जयशंकर जी ने 3 दिसंबर को लोकसभा को बताया था कि पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट हासिल कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत चीन संबंधों में कुछ सुधार हुए हैं। दोस्तों वहीं बता दें कि इन दोनों देशों के बीच में अब तक 2 साल के अंदर 38 बैठकें हो गई है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इन 38 मीटिंग्स में कोई बहुत बड़ा हल निकलकर, सॉल्यूशन निकलकर सामने आया हो। बहरहाल ऐसे अजीत डोभाल जी को ऑल द बेस्ट कहना आप लोग मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें विजय दिवस के अवसर पर भारत और बांग्लादेश की अहम पहल 1971 युद्ध के नायक एक दूसरे के यहाँ गए। जी हाँ, आज विजय दिवस है। 16 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध खत्म हुआ था। इसी जंग से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस जंग में भारत की जीत हुई थी। पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। विजय दिवस के मौके पर भारत और बांग्लादेश दोनों ही जगह कई कार्यक्रम हो रहे हैं। बांग्लादेश में विजय दिवस के मौके पर हो रहे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारतीय सेना के 8 पूर्व सैनिक ढाका पहुंच गए। इसी तरह बांग्लादेशी सेना के भी 8 सैनिक कोलकाता आए हैं। विजय दिवस दरअसल पाकिस्तानी सेना के सरेंडर की याद में मनाया जाता है। भारत की जीत से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। कोलकाता पहुंचे बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल में मुक्ति योद्धा भी हैं, जो उस समय गुरिल्ला फोर्स का हिस्सा थे और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। भारत और बांग्लादेश के पूर्व सैनिकों की ये
ये यात्रा ऐसे वक्त हो रही है, ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ढाका के एक राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के दौरे से दोनों देशों के बीच तनाव थोड़ा कम हुआ है। विक्रम मिस्री ने 9 दिसंबर को ढाका का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश के विदेश मंत्री तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की थी। दोस्तों वहीं बता दें, विजय दिवस पर शेख हसीना ने भी पीएम यूनुस पर साधा तगड़ा वाला निशाना, कह दिया सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही है अंतरिम यूनुस सरकार। जी हां, बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को देश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस पर जोरदार हमला करते हुए उन्हें फांसीवादी करार दिया। हसीना ने कहा कि यूनुस की अगुवाई में ये अविवेकपूर्ण समूह जनता के प्रति किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त है और उनका मुख्य उद्देश्य मुक्ति संग्राम की भावना और प्रो-लिबरेशन सेनाओं को दबाना है। शेख हसीना जो अगस्त में बांग्लादेश में बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत भाग गई थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि इस सरकार पर कोई लोकतांत्रिक वैधता नहीं है और ये सरकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना और इतिहास को कुचलने की कोशिश कर रही है। साथ में हसीना ने यह भी आरोप लगाया कि यूनुस की सरकार सांप्रदायिक ताकतों का समर्थन कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, विजय दिवस पर एक्सपर्ट ने यूनुस को दे दिया बड़ी चेतावनी, कह दिया अगर बांग्लादेश का निर्माण कराया तो खत्म भी कर सकता है भारत। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई आपको बता दें, जुल्फिकार अली भुट्टो को यह मलाल था कि पाकिस्तान की भारत के हाथों करारी पराजय हुई है और उनकी सेना के 93,000 सैनिक भारतीय जेलों में बंद है। लिहाजा पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिमला में जमीन पर सोए थे। पाकिस्तान का विभाजन और बांग्लादेश का बनना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी पराजय थी, इसे बेनजीर भुट्टो ने अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में अपने दर्द को इन शब्दों में बयां किया है। बांग्लादेश का हाथ से निकल जाना एक बहुत बड़ा धक्का था जो कई मायनों में समझा जा सकता है। हमारा संयुक्त धर्म इस्लाम, जिसे हम सोचते थे कि हिंदुस्तान के 1000 मील तक फैलेगा, जिसने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को अलग किया और हमें एक बनाकर रखने में नाकामयाब हो गया। तो इधर करंट की बात करें तो बांग्लादेश जिसको भारत ने बनाया है, आज वहीं पर अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जिस प्रकार लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और भारत विरोध जिस व्यापक पैमाने पर हो रहा है, उससे यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की बड़ी भूमिका थी, उस बांग्लादेश के अस्तित्व को भारत खत्म भी कर सकता है। यानी भारत ने अगर बांग्लादेश को बनाया है तो भारत खत्म करने की भी पावर रखता है। इसका अर्थ साफ है कि भारतीय सैन्य ताकत का मुकाबला करने की स्थिति में बांग्लादेश बिल्कुल नहीं और उसका अस्तित्व कुछ ही घंटों में खत्म करने में भारतीय सेना सक्षम है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियों में गंगा, ब्रह्मपुत्र और जमुना शामिल है। इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में देश का अधिकांश हिस्सा स्थित है जो इसे बहुत ही उपजाऊ बनाता है। ये सभी नदियां भारत से होकर गुजरती हैं। भारत यदि इनका पानी रोक दे या बहाव का मार्ग बदल दे तो बांग्लादेश सूखे से खत्म हो जाएगा या जल में डूब जाएगा। जी हाँ, तो वहीं बांग्लादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक देश भी है। तैयार कपड़ों का निर्यात बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बांग्लादेश के कुल व्यापार में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारत से जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर है और अगर इन कच्चे माल को भारत रोक दे तो बांग्लादेश की रोजी रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में इतना सब कुछ डिपेंडेंसी होने के बावजूद भी जिस प्रकार से बांग्लादेश आज भारत को ही, अपने जन्मदाता को ही आंख दिखाने की जो कोशिश कर रहा है, वाकई में बांग्लादेश कहीं का नहीं रह जाएगा। दोस्तों ऐसे में इस इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। आपकी क्या राय है दोस्तों, भारत को आंख दिखाने पर बांग्लादेश के लिए क्या कहना चाहेंगे, आप लोग जरूर कहिएगा। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति, गार्ड ऑफ ऑनर से किया स्वागत। राष्ट्रपति बनने के बाद दिसा नायके की पहली विदेश यात्रा भारत में। जी हाँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके के भारत दौरे ने भारत के पड़ोसियों को चौंका दिया है, खास करके पाकिस्तान और चाइना को और नेपाल को। जी हाँ, उन्होंने 16 दिसंबर को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद ये मेरी पहली विदेश यात्रा है। अनुराग कुमारा दिसा नायके ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी पहली राजकीय यात्रा पर दिल्ली आ सका। उन्होंने कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया है कि हम अपनी जमीन का किसी भी तरह से हानिकारक इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करने देंगे। भारत के साथ सहयोग निश्चित रूप से फलेगा फूलेगा और मैं भारत के लिए हमारे निरंतर समर्थन का आश्वासन देना चाहता हूं। तो उधर इन्होंने भारत से मदद भी मांगी है दोस्तों, पीएम मोदी जी से हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि भारत ने सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाने में जबरदस्त सफलता हासिल की है। श्रीलंका भी इस रास्ते पर चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे भरोसा दिया है कि वो इस प्रयास में हमारी मदद करेंगे। ऐसे में अतिथि देवो भव के तर्ज पर दोस्तों आप लोग अनुराग कुमार दिसा नायके जी को मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, 6 फॉर जस्टिस ने फिर भारतीय राजनयिकों को बनाया निशाना। पन्नू ने कहा अमेरिका में राजदूत विनय क्वात्रा खालिस्तानी सिखों के रडार पर है। जी हाँ, प्रतिबंधित संगठन 6 फॉर जस्टिस बोले तो SFJ ने एक बार फिर भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाया है। इस बार अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा को धमकी दी गई है। SFJ नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि क्वात्रा प्रो खालिस्तान सिखों के रडार पर है। पन्नू ने आरोप लगाया
लगाया है कि भारत रशिया से मदद ले रहा है ताकि खालिस्तान समर्थकों पर कार्रवाई की जा सके। रूसी एजेंसियां भारत की खुफिया एजेंसियों यानी RAW और NSA को खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है। पन्नू ने आरोप लगाया है कि भारतीय अधिकारियों ने रूस का दौरा करके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से समर्थन मांगा है। वहीं बता दें, असद जैसा हाल होने का है डर। सीरिया में तख्ता पलट के बाद टेंशन में ईरान। खामेनेई की एक एक चीज पर है उनकी नजर। क्या उठाने वाले हैं बड़ा कदम? दोस्तों, सीरिया में बशर अल असद परिवार के 50 साल पुराने शासन के गिरने से ईरान की चिंता बढ़ गई है। ईरानी शासन को देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बीच विरोध प्रदर्शन और हिंसा शुरू होने की फिक्र सता रही है। इजरायली वेबसाइट वाइनेट ने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में एक्सपर्ट से बात करते हुए ईरान की अंदरूनी स्थिति को समझने की कोशिश की है। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार महमूद्दीन ने तेहरान में राजनीतिक अराजकता के अंदेशे पर कहा है कि ईरान में सीरिया जैसी स्थिति होने की बात करना ठीक नहीं है, लेकिन तेहरान में चिंताएं जरूर बढ़ी हैं। वहीं आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने फलस्तीन के सपोर्ट वाला बैग लेकर संसद पहुंची। उस पर लिखा था फलस्तीन आजाद होगा। तो वहीं उन्होंने कहा मुझे क्या पहनना है ये कोई रूढ़ीवादी नहीं बताएगा। जी हाँ, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को संसद में फलस्तीन के समर्थन वाला एक बैग लेकर पहुंची। इस पर लिखा है कि फलस्तीन आजाद होगा। हैंड बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फलस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले जून 2024 में भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा की टिप्पणी नेतन्याहू के अमेरिका कांग्रेस को दिए भाषण में गाजा में चल रहे युद्ध का बचाव करने के बाद आई थी। तब उन्होंने कहा था कि गाजा में इजराइल सरकार ने क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है। दोस्तों, ऐसे में फलस्तीन को लेकर ये लोग काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर इन्होंने एक बार भी कोई कमेंट तक नहीं किया, कोई एक्स पर ट्वीट तक नहीं किया दोस्तों। लेकिन फलस्तीन को लेकर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये लोग लालान्वित नजर आ रहे हैं, जबकि भारतीय हिंदुओं को सताया जा रहा, उस पर इनकी बोली तक नहीं निकल पा रही। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि इनके बिना भी अपना भारत और भारत की मोदी सरकार इन हिंदुओं का बचाव कर पाएगी, बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को बचा सकेगी, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों। अभी तक अगर आप में से किसी ने भी लाइक नहीं किया हमारे इस वीडियो को, तो वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो को सपोर्ट मिल सके और रीच इसकी बढ़ सके। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में कब होंगे चुनाव, अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने खुद दी इसकी जानकारी। बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद से एक अंतरिम सरकार बांग्लादेश में प्रशासन कर रही है, जिसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस है। सत्ता संभालने के बाद से अंतरिम सरकार से चुनाव की तारीखों का ऐलान करने की मांग की जा रही है। अब बढ़ते दबाव के बीच मोहम्मद यूनुस ने कह दिया है कि 2025 के अंत में या फिर 2026 के शुरुआत में चुनाव होंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोमवार को राजधानी ढाका में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और देश को संबोधित करते हुए कहा कि 2025 के अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत में बांग्लादेश में आम चुनाव होंगे। तो वहीं आपको बता दें, आखिर मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना अपराध कैसे है? सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से पूछा सवाल। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक सरकार से सवाल पूछा है कि क्या किसी मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध है। इसके साथ ही अदालत ने पूछा कि एक मस्जिद में कथित तौर पर नारेबाजी करने वाले आरोपियों की पहचान कैसे की गई। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह भी पूछा कि क्या आरोपियों की पहचान तय करने से पहले सीसीटीवी फुटेज या किसी अन्य तरह के साक्ष्य की जांच की गई थी। तो उधर दोस्तों, सीएम योगी जी ने दे दी विधानसभा से बहुत बड़ी वार्निंग, कह दिया मुस्लिमों के जुलूस हिंदू इलाकों से निकल सकते हैं, तो हिंदुओं के मुस्लिम इलाके से क्यों नहीं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विपक्षी दलों पर कड़ा हमला बोला। सीएम योगी जी ने संभल में हुई हिंसा समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष को आईना दिखाया। सीएम योगी जी ने साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि जब मुस्लिम पर्व त्योहार के जुलूस हिंदू इलाकों से निकल सकते हैं, तो हिंदू पर्व त्योहार के जुलूस मुस्लिम इलाके से क्यों नहीं निकल सकते। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सीएम योगी जी ने अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि प्रदेश के अंदर अगर किसी मुस्लिम या अन्य मत मजहब के पर्व त्योहार में कोई समस्या खड़ी नहीं होती, तो फिर हिंदू पर्व त्योहार पर अगर समस्या खड़ी करेगा तो सरकार सख्ती से निपटने का काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।